नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की पांचों सीटों को बीजेपी की झोली में डालने के बाद गदगद हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में सीएम धामी का कद भी बढ़ गया है। आज शुक्रवार को धामी एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया, जिसके लिए सीएम धामी ने सरकार बनने पर एनडीए सांसदों को बधाई दी और कहा कि उत्साह से भरी सरकार विकास के राह पर आगे बढ़ रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह से देखा भी जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज भी हुई है? जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई है और बैठक में जो है जो फैसला लिया गया है, जिसमें कि भाजपा शासित प्रदेशों के जो है सीएम भी उसमें मौजूद रहे और तमाम जो है सांसद एनडीए के उसमें मौजूद रहे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था, तमाम अटकलें लग रही थी कि कौन संसदीय दल का नेता होगा, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसी बार उन अटकलों पर विराम लगा है और संसदीय दल की जो बैठक हुई है, तमाम सांसदों ने अपने दल का जो नेता है यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी को ही चुना है इस बार भी। और यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसा वो करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री जो है होंगे, जो कि तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यानी कि जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा था कि तमाम जो भाजपा के पास हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं रहा, लेकिन 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। ऐसे में दूसरे हम्म। जो दल हैं उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बना रहा है। जिस तरीके से तमाम मंत्रालय को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि आखिर जो जेडीयू दल है के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी है मंत्रालयों को लेकर। जेडीयू के अध्यक्ष हम्म। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी मांगे रखी हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी आगे और भी जो है चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि होने वाली है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें किनसे कैसे मंत्रिमंडल जो है वो बनाया जाएगा, जो टीडीपी है या जेडीयू है उन्हें क्या क्या पद दिए जाएंगे, ये अभी भी जो है चुनौती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल एनडीए गठबंधन की ओर से जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः जो है चुना गया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तो सही कहा अरुण आपने कि प्रधानमंत्री पद की शपथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखा गया है कि उत्तराखंड में जिस तरह से पांचों लोकसभा सीटें जीती हैं, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गदगद नजर आ रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, भले ही इस बार देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, अगर पूरा विश्लेषण इस लोकसभा चुनाव का देखा जाए तो काफी दिलचस्प ये लोकसभा चुनाव रहा है। हम्म। देश भर में जनता ने किसी एक पर भरोसा नहीं किया, किसी एक को पूरा पूर्ण जनादेश जो है इस बार जनता ने नहीं दिया। भारतीय जनता की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि जीतने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की इस बार जो है सीटें बढ़ी हैं और 50 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हैं, यानी कि 100 सीटों तक कांग्रेस पार्टी इस बार पहुंची है। तो ऐसे में लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है। यानी कि उत्तराखंड में फिलहाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो उत्तराखंड में अभी भी कायम है और जो भाजपामय माहौल उत्तराखंड में देखने को फिलहाल भी मिल रहा है और एक लहर जो भारतीय जनता पार्टी की है उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो 38 जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचों लोकसभा सीटों पर की और काफी जो है रैलियां भी की, जनसभाएं भी की और एक एक लोकसभा सीट पर जाकर विधानसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया। तो हालांकि जो है ये हम्म। पांचों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरा चुनाव जो है उत्तराखंड में लड़ा गया। तो इससे काफी उत्साहित मुख्यमंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जो है खुशी की लहर है। जिस तरीके से जिस तरीके से देखा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक की सूची में भी बड़े नामों में शामिल किया गया। अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने 70 से अधिक जनसभाएं की, रैलियां की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कद लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचों सीटें जिताकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भेजा है, तो एक जो है हालांकि ऐसे में उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद आने वाले समय में और भी बढ़ने की जो है वो उम्मीद है।
अरुण, ऐसे में इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं, उनके क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं नई सरकार के गठन को लेकर? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार कयासबाजी चल रही थी, तमाम अटकलें लग रही थी कि ये जो है जेडीयू जो है या टीडीपी है वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस की जो बैठक उन्होंने की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अभी विपक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जो है चाहिए, और विपक्ष में रहने का उन्होंने फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। तो यानी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, सियासी पारा किस तरीके से बदलता है, ऊंट किस करवट बैठता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इसकी बात की जाए तो इंडिया अलायंस अभी सरकार बनाने को लेकर उसने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन कोई भी कोशिश जो है वो सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है मजबूती से इंडिया गठबंधन संसद में रहेगा और विपक्ष के तौर पर मजबूत विपक्ष की भूमिका इस बार जो है इंडिया गठबंधन निभाने जा रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल के राजभवन में 19वीं गवर्नेंस गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता 9 जून तक चलेगी, जिसको लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि नैनीताल में गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और प्रतियोगिता में देश भर के 121 खिलाड़ी गोल्फ में प्रतिभाग करने वाले हैं। बता दें कि राज्यपाल गवर्नेंस गोल्फ कप प्रतियोगिता का शनिवार सुबह 7 बजे शुभारंभ करेंगे। भवन गोल्फ कोर्स 45 एकड़ की जगह है, अत्यंत सुंदर है, क्योंकि उत्तराखंड, कुमाऊं, नैनीताल के जो फॉरेस्ट हैं वो अपने आप में अलग ही सुंदरता का एक रूप और पहचान रखते हैं। ये 19th गवर्नेंस गोल्फ कप है, 2003 में शुरू हुआ था और मैं तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये न्योता देना चाहता हूँ कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए और इस चीज़ का अनुभव कीजिए कि किस प्रकार यहाँ पर डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ के हर एक उत्तराखंडी किस प्रकार आपको अतिथि देवो भव के एक नज़र से देखते हैं। यहाँ पर आने का, टूरिज्म का एक अलग ही आनंद है। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे रेस्क्यू किया गया है ट्रैकर्स का। 8 ट्रैकर्स किए गए देहरादून के जिला अस्पताल में भर्ती। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 13 लोगों का किया गया है रेस्क्यू। 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 पर पहुंच गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो 9 ट्रैकर्स थे उनकी मृत्यु हो गई है और 22 ट्रैकर्स जो हैं वो ट्रैक करने के लिए सहस्त्रताल पर गए थे। और ऐसे में सभी ट्रैकर्स को अब सकुशल कुछ ऐसे हैं जिनको निकाल लिया गया है और ऐसे में रेस्क्यू किया गया है और 9 ट्रैकर्स की मृत्यु भी हो गई है, साथ ही 13 ट्रैकर्स को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 ट्रैकर्स को देहरादून के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से ट्रैकर्स फंस गए थे और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे और जिस तरह से एसडीआरएफ और पुलिसिंग हुई और इन सभी को रेस्क्यू करने का काम किया गया, अभी किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जो रेस्क्यू उनका उसको अंजाम दे दिया गया और ऐसे में सफल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है और देहरादून के दून मेडिकल अस्पताल है वहाँ पर इनको भर्ती कराया गया है और जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग करें, तो कहीं ना कहीं अब जो है सफल रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हुआ। हिमांशु, क्या माने कि जिस तरह से ये ट्रैकर्स फंसे थे, अब इनका सकुशल रेस्क्यू तो कर लिया गया है, कुछ लोगों का बताया ये भी जा रहा है कि 9 लोगों की मौत भी हो गई है और 8 लोगों को भी जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, उनकी किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, हर उनकी स्थिति आप खतरे से वो लगातार स्वास्थ्य ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो उनको दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को या डोनेशन लगातार मॉनिटरिंग किए हुए हैं और उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
अच्छा हिमांशु, रेस्क्यू के दौरान किस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा टीमों को? जी बिल्कुल विशाल, द्रौपदी का ढांढा ये अपर हिमालय रीजन नाम का है और यहाँ पर बरसात की जो बर्फबारी है उसकी संभावना अधिक होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उनको रेस्क्यू टीम को जो लैंडिंग करने में हो, चाहे उसको कारसे से बाहर जो शव है उनको निकालने में, ऐसे तमाम समस्याओं का सामना लाजमी करना पड़ा है, लेकिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन अब जो है सफल हुआ है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत से मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस तपती गर्मी में लोग जब अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको अस्पताल में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में अस्पताल में आरओ तो लगे हैं पर उसमें कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि शौचालय में भी पानी नदारद है। उप चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि बढ़ती गर्मी के चलते हर दिन 3 बार मोटर चलाना पड़ रहा है, जिससे मोटर खराब हो गई है। अब मोटर को ठीक करवा कर जल्द ही अस्पताल में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। मामले में कांग्रेस नेता अमन उज्जैनवाल ने भी अस्पताल की इस स्थिति को निंदनीय बताया है। मैं तो कुछ सुविधा नहीं लगी, बस यही है कि हमारे मरीज इधर से लेते हुए कुछ सुविधा नहीं, पानी की नहीं है। वॉशरूम बहुत गंदा है, जाने के लिए मन भी नहीं कर रहा। हम नीचे जा रहे तब पानी ला रहे, घर से ला रहे एक एक बोतल करके। अब बाहर जा रहे, मैं तो बाहर जा रही तब 10 रुपए दे रही, तब वॉशरूम जा रहे। यहाँ सभी सामना दिक्कतों का हो रहा है। यहाँ तो पानी नहीं है बिल्कुल भी, ना तो पीने के लिए है, ना लेटरिन बाथरूम है, में पानी नहीं है बिल्कुल भी। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम कहाँ से लाएंगे पानी? हमारा पेशेंट है, हम लेडीज हैं, हम कहाँ से जाएंगे पानी लेने? ना शौचालय का नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो जो मेरा बिजनेस से इतनी दूर से यहाँ आए हैं, किस तरीके से आते हैं? कोई सुविधा नहीं मिलेगी। देखिए ऐसा है कि इस समय जो गर्मी का प्रकोप रहा है उसमें हमारा पानी का कंजम्पशन भी टोटल बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो पहले मोटर हम सुबह शाम चलाते थे उसको अब दिन में 3 या 4 बार चलाने की जरूरत पड़ रही है। तो उसी में क्या हुआ है कि 2 दिन पहले हमारा जो मोटर थी वो जल गई थी, तो उसको रिप्लेस वो होती है हमारी सहारनपुर से बन के भी आ गई, लेकिन चूंकि कल इतना ज्यादा आंधी धक्कड़ चला कि उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैनल खराब हो गया, तो उसको भी कल शाम को सही किया गया। लेकिन जब फिर मोटर को लगाया तो उसने नेगेटिव प्रेशर नहीं लिया। तो अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि 15 बड़े बड़े पाइप नीचे जाते हैं पूरे, और वही पाइपों को फिर निकाल के दोबारा मोटर लगाना, ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अभी जैसा बताया गया है कि आज ये व्यवस्था जो है सुधर जानी चाहिए आज शाम तक। चिंताजनक बात है, जो देहरादून उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल, दून अस्पताल में मरीजों के लिए शौचालय में पानी की कमी, और आपको यहाँ जो मरीजों को जो नीचे पानी भरने में जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ मरीज तो दुकानों से बोतलें खरीद के ला रहे हैं। बेचारे वो सरकारी में इतना पैसा वो अपने पानी में बहा देंगे खरीदने में, तो उत्तराखंड सरकार को यहाँ पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। तो ये उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा फेलियर सामने आ रहा है, क्योंकि जब इतनी गर्मी में यहाँ पानी की कमी है, जो इनसे दूर से यूपी से जो मरीज आ रखे हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है? अस्पताल में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए दून मेडिकल कॉलेज जो है अब पानी की किल्लत होने लगी है। गर्मियाँ प्रचुर है, पानी की जो किल्लत है उससे मरीजों को 2-4 होना पड़ा है। लगातार मोटर खराब हुई थी, इसके चलते जो है पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसको सुधार कर दिया है और पानी की व्यवस्था अस्पताल में करा दी गई। लेकिन हिमांशु, 2 दिन का समय हो गया है और ऐसे में अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि अभी मोटर ठीक होकर के आई है, जल्दी लग जाएगी, जल्दी पानी मिल जाएगा। लेकिन जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं उनको तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में पानी भी नहीं मिल पा रहा है उनको। तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा है अस्पताल का? बिल्कुल विशाल, देखिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे में जो है मरीजों को लगातार पानी जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर इसमें नजर आ रहा है। मरीजों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात हो या चाहे तमाम जो सुविधाएं हो वो उपलब्ध कराने की बात। क्योंकि हिमांशु, राजधानी का ये सबसे बड़ा अस्पताल है दून हॉस्पिटल, जहां पर सबसे ज्यादा तीमारदार और सबसे ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो किस तरह की परेशानियों का सामना उनको और ज्यादा करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल विशाल, दून हॉस्पिटल से जो है बड़ी संख्या में लोग निर्भर रहते हैं और ऐसे में मरीजों को जो है पानी की किल्लत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि परेशानियों का सामना यहाँ पर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है मरीजों को, उनके साथ जो उनके तीमारदार आ रहे हैं उनको भी बाहर से पानी की बोतलें खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति दून अस्पताल की है, जबकि राजधानी का सबसे बड़ा ये अस्पताल है और ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले से पानी नहीं आ रहा है और अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि 2 दिन पहले मोटर तो खराब हो गई लेकिन उसको ठीक भी करा लिया गया, हालांकि वो अभी तक चल नहीं पाई है। तो कहा जा सकता है व्यवस्थाएं पूरी चरमराई हुई हैं। चारधाम के बाद अब सरोवर नगरी नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में रील बनाने का मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने मंदिर परिसर में रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इससे पहले मंदिर प्रबंधन ने मंदिर में आने वाले भक्तों को मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने के निर्देश दिए थे। मंदिर कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की जो भी छुटमुट घटनाएं इस तरीके की कभी भी होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और भविष्य में अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको मंदिर प्रशासन पूर्णतया मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूर्णतया वर्जित कर देगा। उनको फ़ोन जब्त करके कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महेश्वरी ने बताया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने बताया कि जो मुद्दे कांग्रेस उठाती रही है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, UKSSC भर्ती घोटाले का मामला हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला हो या फिर स्थानीय मुद्दे हो, उन मुद्दों को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस हकीकत मुद्दों के आधार पर इस बार भी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। राष्ट्रीय स्तर में अग्निवीर जो बहुत बड़ा हमारे जो युवा हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई दुनिया भर की महंगाई जो है मोदी जी के कार्यकाल में रही है। बेरोजगारी जिससे आज का युवा त्रस्त है। हमारा जो उत्तराखंड है उसमें जो बेरोजगारी का जो रेट है वो लगभग 28 से 30% के बीच में है और जो बिल्कुल युवा जो एकदम जिसमें अभी बालिगी जो युवा हुआ होगा उसका बेरोजगारी का दर जो है वो। पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंपिंग स्टेशन को साफ सुथरा रखने, पंपिंग ऑपरेटर उपस्थित पंजिका बनाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने पिछले 15 दिनों का वाटर पंपिंग और उसके वितरण का मैथमेटिकली आंकड़े प्रस्तुत करने को भी कहा है। साथ ही डीएम ने मौके पर उपस्थित अधिशासी अभियंता SK को कुछ दिन पंपिंग स्टेशन में दैनिक रूप से पेयजल पंपिंग और आपूर्ति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के नतीजे आने के बाद जहां कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी लोकसभा चुनाव में कसौटी पर खरे उतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ धामी कैबिनेट के मंत्रियों ने जो प्रदर्शन किया उस पर भी नज़र दौड़ाए तो कहा जा सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा मतदान नहीं करा पाए। इस रिपोर्ट में देखिए। केदार, जय बाबा टपकेश्वर।
यह अलग बात है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और लाखों वोटों से पार्टी प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा के विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो सारे मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है। लिहाजा इन मंत्रियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र में 2019 में 26,039 मत बीजेपी को हासिल हुए थे, तो इस बार ये आंकड़ा घटकर 24,376 रह गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में पहली बार 77,588 वोट जहां बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 66,943 पहुंच गया है। देखिए, प्रदेश में लोकसभा में जनता का जो जनादेश आया है वो भाजपा के पक्ष में आया है और तीसरी बार जो है भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2019 के मुकाबले भाजपा के प्रदर्शन में निश्चित तौर पर गिरावट आई है और भाजपा उसके बाद भी जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। आखिर जो है जो मत प्रतिशत भाजपा के पक्ष में गिरा है, निश्चित तौर पर सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो लगातार जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का मोहभंग भाजपा से हुआ है और भाजपा के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल चल रही है। उनके कई नेता कह रहे हैं कि ये मोदी जी की जीत है, कई नेता कह रहे हैं कि जो ये धामी जी की जीतोड़ मेहनत की जीत है। अब ये किसके कारण जो है उनको जीत मिली है, ये निश्चित तौर पर भाजपा को तय करना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विधानसभा क्षेत्र मसूरी में पिछली बार 52,526 मत बीजेपी को हासिल हुए थे, तो इस बार यह आंकड़ा घटकर 45,749 वोट तक बीजेपी के लिए पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर पिछली बार 34,391 मत हासिल हुए थे, तो वहीं इस बार 28,484 मत बीजेपी को हासिल हुए। कैबिनेट मंत्री सुबोध के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में पिछली बार 37,833 वोट जहां बीजेपी के पक्ष में पड़े थे, तो वहीं इस बार आंकड़ा घटकर 31,147 तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की बात करें तो उनकी विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में पिछली बार बीजेपी को 25,030 वोट पड़े थे, तो वहीं इस बार आंकड़ा घटकर 24,664 पहुंच गया है। ऐसा नहीं कह सकते, सभी मंत्रियों ने, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने बहुत अच्छी भूमिका में चुनाव को लड़ा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो 23 विधानसभा हम लूज करे थे अपने आपके विधानसभा चुनाव में, एक एक विधानसभा में संगठन की संगठनात्मक बैठक लेना एक संकल्प के रूप में स्वीकार करा और पूरा सफल करा। कैबिनेट मंत्रियों के परफॉर्मेंस से जहां कहा जा सकता है कि सीएम और सौरभ बोगड़ा को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्री पिछली बार के प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाए, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। इसलिए इन चीजों को भी परखा जाएगा कि किस विधानसभा सीट पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले और किस विधानसभा सीट पर कम वोट हासिल हुए। ऐसे माननीय संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब, संगठन के जो भी हमारे लोग थे और कैबिनेट मंत्री के जो भी हमारे मंत्री बने हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रवास लगाकर अनेक संगठन की बैठक कर कर उसको अमली जामा पहनाया, जिससे आज हम 5 सीटों पर विजय श्री प्राप्त करिए। और जीत और हार ये दोनों चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है। आज जीत हुई है तो जीत की भी समीक्षा करेगी और हर विधानसभा का आकलन करेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें काम कर रहे हैं। धामी कैबिनेट मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को कम वोट मिलने और जीत का अंतर पिछली बार से कम होने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के मंत्री लगातार प्रवासी बने रहते हैं और जनता ने उनके मंत्रियों को नकारा है और इसी का कारण है कि इस बार बीजेपी के मंत्रियों की परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है, क्योंकि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उनके मंत्री काम नहीं करते। भाजपा के अंदर एक राय नहीं है और बहुत से नेता जो है अलग अलग लोगों को जो है जीत का श्रेय दे रहे हैं। मंत्रियों के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।